नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं उलझे हुए और लगातार बदलते विषय पर बात करने वाले हैं, भारत के इजराइल और फिलिस्तीन के साथ रिश्ते। जी नमस्कार। और इसकी शुरुआत के लिए शायद सबसे ताज़ा घटना देखना सही रहेगा। हाँ बिल्कुल। अभी 12 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब UNGA में एक वोट हुआ था। हाँ, वो न्यूयॉर्क घोषणा वाला। हाँ बिल्कुल वही। ये इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक अच्छा पॉइंट है ना? हाँ, काफी अहम वोट था वो। हाँ। और भारत ने इसके पक्ष में वोट दिया। अच्छा। ये प्रस्ताव बेसिकली 2 राज्य समाधान की बात करता है। मतलब इजराइल के साथ साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य बने और शांति कायम हो। और इससे समर्थन भी काफी मिला है ना? 142 देशों ने पक्ष में वोट दिया। हाँ, 142 देश, ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि विरोध किसने किया? सिर्फ 10 देश थे, जिनमें अमेरिका और इजराइल शामिल थे। जी। और 12 देश एब्सेंट रहे। और प्रस्ताव लाया कौन था? फ्रांस और सऊदी अरब जैसे देश। बिल्कुल। ये दिखाता है कि दुनिया कितनी अलग अलग राय रखती है इस मुद्दे पर। सही बात है। और एक और बात नोट करने वाली है इस प्रस्ताव में। क्या? इसमें सिर्फ शांति की अपील नहीं थी, इसमें साफ साफ हमास की निंदा की गई थी। अच्छा। हाँ, और उसे हथियार डालने को कहा गया था। तो ये जमीनी हकीकत को भी एड्रेस करने की कोशिश थी एक तरह से। तो आज हम इसी पूरी कॉम्प्लेक्स तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई तरह के सोर्सेज हैं, कुछ अकादमिक विश्लेषण हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, पुराने दस्तावेज भी हैं और अलग अलग नजरिए भी हैं जो भारत के इस बदलते हुए या करिए इवॉल्व होते हुए स्टैंड को समझने में मदद करेंगे। क्योंकि अगर इतिहास देखें तो भारत का स्टैंड पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन समर्थक रहा है। बिल्कुल। लेकिन पिछले कुछ सालों में और खासकर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में एक शिफ्ट आया है। हाँ। अब बात होती है बैलेंस की, या डिप्लोमेटिक भाषा में जिसे डी-हाइफनेशन कहते हैं। डी-हाइफनेशन मतलब इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से रिश्तों को अलग अलग करके देखना, एक की वजह से दूसरे को प्रभावित न होने देना। ठीक है। तो आज की हमारी कोशिश यही रहेगी कि भारत की इस पॉलिसी की जड़ें कहाँ हैं, ये बदली क्यों और इसके पीछे क्या बड़े कारण काम कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ रणनीतिक जरूरतें हैं या कुछ और भी है? हाँ, इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं आज। जरूर। तो शुरुआत करते हैं इतिहास से। गांधी नेहरू का दौर। महात्मा गांधी क्या सोचते थे इस बारे में? उनकी सोच तो हमारी विदेश नीति की नींव है ना? बिल्कुल। देखिए, गांधी जी को यूरोप में यहूदियों पर जो जुल्म हो रहे थे उससे बहुत दुख था, बहुत सहानुभूति थी। लेकिन वो इस बात के सख्त खिलाफ थे कि फिलिस्तीन में जबरदस्ती करके वहां के अरब लोगों को हटाकर एक यहूदी देश बनाया जाए। अच्छा। सोस्त्री बताता है कि उनका साफ मानना था फिलिस्तीन अरबों का है, वैसे ही जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का। मतलब वो जमीन पर जो रह रहा है उसके हक की बात कर रहे थे। हाँ, एक तरह से उनका कहना था कि यहूदी फिलिस्तीन में बसें, जरूर बसें, लेकिन अरबों की रजामंदी से। अच्छा, उनकी मर्जी से। हाँ, ना कि अंग्रेजों की बंदूकों के सहारे। गांधी जी ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध तक कहा था। और यही सोच फिर भारत की शुरुआती पॉलिसी में भी दिखाई दी, क्योंकि भारत ने 1947 में UN के पार्टीशन प्लान के खिलाफ वोट दिया था। बिल्कुल। गांधी जी के विचार और भारत का अपना जो अनुभव था उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने का, इन दोनों ने मिलकर भारत का रुख तय किया। तो भारत क्या चाहता था उस वक्त? भारत बंटवारे के बजाय एक फेडरल स्टेट चाहता था, मतलब एक मिला-जुला राज्य जहां दोनों समुदाय साथ रह सकें। लेकिन इजराइल को मान्यता तो दे दी थी 1950 में। हाँ, मान्यता 1950 में दे दी, लेकिन डिप्लोमेटिक रिश्ते दूतावास वगैरह खोलने में 1992 तक का वक्त लग गया। ये लगभग 42 साल का गैप। ये काफी लंबा समय है। हाँ, और ये दिखाता है कि भारत के लिए फिलिस्तीनी मुद्दा कितना संवेदनशील और अहम था। और इसी बीच भारत ने फिलिस्तीन के लिए और भी कदम उठाए। जी। 1974 में भारत पहला गैर अरब देश बना जिसने PLO यानी फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनियों का एकमात्र कानूनी प्रतिनिधि माना। अच्छा, ये बड़ी बात थी। हाँ, और फिर 1988 में फिलिस्तीन राज्य को भी मान्यता दे दी। ये सब भारत के मजबूत फिलिस्तीन समर्थक रुख को दिखाता है। इसी दौरान एक बहुत मशहूर चिट्ठी पत्री का भी जिक्र आता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन और नेहरू के बीच। हाँ, सोर्स 10 में है इसका जिक्र। आइंस्टाइन जो खुद यहूदी थे और जाहिर है बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने नेहरू को चिट्ठी लिखी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने अपील की कि भारत इजराइल का समर्थन करे। उन्होंने यहूदियों पर हुए जुल्मों का, उनके ऐतिहासिक हक का हवाला दिया। नेहरू का जवाब क्या था? उस वक्त तो भारत खुद बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था, बंटवारा, कश्मीर। नेहरू ने बहुत संजीदगी से जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि उन्हें दोनों तरफ की तकलीफों का अंदाजा है, सहानुभूति है। लेकिन उन्होंने भारत के हालात बताए। बंटवारा हुआ है, देश में बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है, कश्मीर का मुद्दा चल रहा है, अरब देशों से रिश्ते जरूरी हैं। इन सब वजहों से भारत एकदम से इजराइल का खुलकर समर्थन नहीं कर सकता। ये तो प्रैक्टिकल बातें थी। हाँ, और नेहरू ने आइंस्टीन से एक बहुत गहरा सवाल भी पूछा। उन्होंने पूछा कि यहूदियों ने इतनी सदियों में इतनी तरक्की की, इतनी उपलब्धियां हासिल की, फिर भी वो अरबों का भरोसा और उनकी सद्भावना क्यों नहीं जीत पाए? ये सवाल तो शायद आज भी उतना ही रेलेवेंट है। बिल्कुल, ये सवाल आज भी गूंजता है। तो ये तो हुई गांधी नेहरू युग की बात, जब सिद्धांतों पर ज्यादा जोर था। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, चीजें बदली। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और भारत ने इजराइल के साथ पूरे डिप्लोमैटिक रिश्ते कायम कर लिए। जी, वो एक बड़ा मोड़ था, एक टर्निंग पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ? रिश्ते कैसे बढ़े? उसके बाद, जैसा सोर्स 1 और 3 बताते हैं, धीरे धीरे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने लगा, खासकर एग्रीकल्चर, डिफेंस, टूरिज्म, ट्रेड, इन सब क्षेत्रों में। और यहीं से वो डी-हाइफिनेशन पॉलिसी शुरू हुई, जिसकी बात सोर्स 2 और 3 करते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि इसकी नींव पड़नी शुरू हुई। डी-हाइफिनेशन का मतलब, जैसा हमने पहले कहा, कि भारत ने तय किया कि वो इजराइल से अपने रिश्ते और फिलिस्तीन से अपने रिश्ते दोनों को अलग अलग देखेगा। मतलब एक से दोस्ती का मतलब दूसरे से दुश्मनी नहीं। हाँ, बिल्कुल। या एक से नजदीकी का मतलब दूसरे से दूरी बनाना जरूरी नहीं। भारत दोनों के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से इंडिपेंडेंटली डील करेगा। ये सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन क्या असलियत में ये इतने आसान है? ये बैलेंस साधना तो बहुत मुश्किल काम होगा। बहुत मुश्किल। इट्स अ वेरी फाइन बैलेंसिंग एक्ट। कूटनीति में ये सबसे कठिन कामों में से एक है। लेकिन भारत ने कोशिश की और इसी पॉलिसी के तहत इजराइल के साथ रिश्ते मजबूत होते गए, खासकर डिफेंस में। हाँ, डिफेंस एक बहुत बड़ा एरिया बन गया। सोर्स 1 कहता है कि भारत इजरायली डिफेंस एक्सपोर्ट्स का टॉप मार्केट बन गया। मतलब इजराइल सबसे ज्यादा हथियार भारत को बेचने लगा। और फिर जब प्रधानमंत्री मोदी आए, तब तो इन रिश्तों में और तेजी आई। वो 2017 में इजराइल गए, पहले भारतीय पीएम। जी हाँ, वो एक ऐतिहासिक दौरा था। और उसके अगले ही साल 2018 में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भारत आए। उनके साथ एक बड़ा डेलीगेशन भी था शायद। हाँ, 130 लोगों का बिजनेस डेलीगेशन। ये दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं बल्कि इकोनॉमिक भी हो रहे थे। ये दौरे सिर्फ सिंबॉलिक नहीं थे, इनमें ठोस बातें हुई, समझौते हुए। लेकिन यहाँ भी वो बैलेंस वाली बात दिखती है ना? क्योंकि मोदी जी 2018 में ही रामल्ला भी गए थे। बिल्कुल, और वो रामल्ला जाने वाले भी पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। तो वो क्यों गए थे? वो दौरा एक तरह से ये दिखाने के लिए था कि इजराइल से दोस्ती बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन भारत फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। यानी एक आजाद फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन। हाँ, भारत ये संदेश देना चाहता था कि हम फिलिस्तीनी कॉज को भूले नहीं हैं, हमारा समर्थन जारी है। ये वही डी-हाइफिनेशन या बैलेंसिंग एक्ट था। तो अब आते हैं मौजूदा दौर में। मोदी युग में रिश्ते और गहरे हुए हैं। और फिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला हुआ। उसके फौरन बाद पीएम मोदी का ट्वीट आया इजराइल के समर्थन में। इसी कई लोग पॉलिसी में एक बड़े शिफ्ट की तरह देख रहे हैं। हाँ, सोर्स 1 इसे इसी तरह से एनालाइज करता है कि ये शायद भारत के रणनीतिक हितों को ज्यादा खुलकर, ज्यादा मजबूती से सामने रखने का संकेत था। जिस तेजी से वो ट्वीट आया। हाँ, वो तेजी और जो भाषा थी, वो भारत के पिछले थोड़े नपे-तुले बयानों से अलग थी। तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? सोर्स 1 कुछ स्ट्रक्चरल इम्पेरेटिव्स की बात करता है। ये क्या है? मतलब ढांचागत जरूरतें? हाँ, ढांचागत जरूरतें या मजबूरियां कह लीजिए। ये वो बड़े फैक्टर्स होते हैं जो किसी देश की विदेश नीति को लंबे समय तक शेप देते हैं। जैसे कि? पहला है भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाने की महत्वाकांक्षा। आज दुनिया में कई पावर ब्लॉक्स हैं, कई तनाव हैं, रूस यूक्रेन, ईरान पे बैन, सऊदी ईरान टेंशन। भारत किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो सबके साथ अपने रिश्ते रखना चाहता है, अपने हिसाब से। मल्टी अलाइनमेंट जिसे कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसी बढ़ते आत्मविश्वास के साथ भारत अब शायद ये सोचता है कि वो इजराइल से रिश्ते गहरे कर सकता है, बिना इस डर के कि अरब देश बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। अच्छा, और दूसरा फैक्टर शायद चीन। बिल्कुल, चीन का बढ़ता प्रभाव खासकर हमारे पड़ोस में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इजराइल इसमें कैसे फिट होता है? चीन को काउंटर करने के लिए भारत को पार्टनर्स चाहिए। इजराइल टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में एक बहुत अहम पार्टनर हो सकता है। और वो IMEC कॉरिडोर वाली बात भी थी। हाँ, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हालांकि अभी लड़ाई की वजह से उस पर सवाल उठ गए हैं, लेकिन वो प्लान भी इसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था
चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक विकल्प तैयार करना। सोर्स 1 और 2 दोनों इस एंगल को हाईलाइट करते हैं। और तीसरा पॉइंट तो शायद सबसे ऑब्वियस है, आतंकवाद। हाँ, काउंटर टेररिज्म। ये भारत और इजराइल के बीच हमेशा से एक मजबूत कड़ी रही है। भारत खुद सालों से सीमा पार आतंकवाद झेल रहा है, खासकर पाकिस्तान से। 2008 का मुंबई हमला। हाँ, और उसमें छाबाड़ हाउस पर भी हमला हुआ था, जो एक यहूदी सेंटर था। उसके बाद से इजराइल के जो काउंटर टेररिज्म के तरीके हैं, उनमें भारत की दिलचस्पी और बढ़ी। और मोदी सरकार ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक भी की। तो क्या 7 अक्टूबर के बाद जो मोदी जी के ट्वीट में हम समझते हैं वाली भावना थी, वो इसी साझा अनुभव से आ रही थी? सोर्स 1 का विश्लेषण तो कुछ ऐसा ही इशारा करता है कि जब इजराइल पर हमला हुआ तो भारत उस दर्द को, उस गुस्से को समझ सकता था। ये साझा चिंताएं रिश्तों को और करीब लाती हैं। कुछ सोर्सेज जैसे 1 और 2 एक और एंगल की बात करते हैं, वैचारिक समानताएं। ये थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। हाँ, और ये जरूरी है कि हम इसे सिर्फ उन विश्लेषणों के तौर पर पेश करें जो सोर्सेज में दिए गए हैं, ना कि हमारी अपनी राय के तौर पर। बिल्कुल। सोर्स 1, जो निशंक मोटवानी का लेख है, वो कहता है कि शायद मोदी की बीजेपी और नेतन्याहू की लिकुड पार्टी में कुछ वैचारिक समानताएं हैं। किस तरह की समानताएं? जैसे दोनों दक्षिणपंथी पार्टियां मानी जाती हैं, दोनों पर अपने अपने देशों में बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं, और दोनों का अपने देश के अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति जो रवैया है, भारत में मुस्लिम, इजराइल में अरब, वो भी कई बार सवालों के घेरे में रहा है। इजराइल का 2018 का नेशन स्टेट लॉ भी इसी संदर्भ में देखा जाता है। हाँ, उसे भी इसी से जोड़कर देखा जाता है कि कुछ समर्थक हैं, वो इजराइल की मिलिट्री ताकत की और जिस तरह वो अपने पड़ोसियों से या उनके मुताबिक दुश्मनों से निपटता है, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इन सोर्सेस का मानना है कि ये वैचारिक नज़दीकियां भी रिश्तों को मजबूत करने में एक भूमिका निभा रही हैं? हाँ, ये सोर्सेज इस संभावना की ओर इशारा करते हैं। हम यहाँ सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा विश्लेषण मौजूद है। ठीक है, तो ये सारे बदलाव हुए, रिश्ते गहरे हुए, रणनीतिक कारण हैं, शायद वैचारिक कारण भी हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भारत ने फिलिस्तीन का मुद्दा पूरी तरह से छोड़ दिया है? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है, वो आज भी 2 राज्य समाधान का ही है। ये सारे सोर्सेज मानते हैं। हाँ, सोर्स 1, 2, 4, 8 सब इस बात को नोट करते हैं कि भारत लगातार एक सॉवरेन, इंडिपेंडेंट फिलिस्तीनी राज्य की बात करता है जो इजराइल के साथ शांति और सुरक्षा में रह सके। और जो UNGA वोट हमने शुरू में डिस्कस किया 12 सितंबर 2025 वाला, वो भी तो इसी बात को कंफर्म करता है। बिल्कुल, उस न्यूयॉर्क घोषणा के पक्ष में वोट देना भारत के इसी ऑफिशियल स्टैंड को रिकन्फर्म करता है। और जैसा आपने बताया, उसमें हमास की निंदा भी थी। हाँ, और उसे हथियार डालने की बात भी थी। तो ये दिखाता है कि भारत का समर्थन अब शायद बिना शर्त नहीं है, वो जमीनी हकीकत और हिंसा की निंदा को भी शामिल करता है। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, ये पर्दे के पीछे और सामने दोनों जगह चल रहा है। हाँ, लगातार। आप देखिए, जब गाजा में मानवीय संकट बढ़ा तो भारत ने 22 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय मदद भेजी थी। जब गाजा के अल अहली अस्पताल पर बमबारी हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर दुख भी जाहिर किया था। ये सोर्स 1 में मेंशन्ड है। लेकिन फिर वो विरोधाभास भी है। अक्टूबर 2023 के आखिर में UNGA में जब मानवीय युद्ध विराम, ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर का प्रस्ताव आया, तो भारत वोटिंग से एब्सेंट रहा था। हाँ, वो एक महत्वपूर्ण मोड़ था, और उस कदम को कई लोगों ने ऐसे देखा कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों या कहिए स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस को पारंपरिक स्टैंड से ऊपर रख रहा है। विदेश मंत्रालय का डेटा भी कुछ ऐसी ही कहानी कहता है, शायद सोर्स 8 के हवाले से। जी, सोर्स 8 बताता है कि पिछले 5 सालों में UNGA में इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर करीब 62 प्रस्ताव आए। भारत ने 54 के पक्ष में वोट दिया, लेकिन 8 बार एब्सेंट रहा। अच्छा, ज्यादातर पक्ष में ही वोट दिया। हाँ, और अगर सिर्फ 7 अक्टूबर 2023 के बाद देखें तो 13 प्रस्तावों में से 10 के पक्ष में वोट दिया है और 3 से एब्सेंट रहा है। तो मतलब ज्यादातर मौकों पर फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग हुई, लेकिन कुछ अहम मौकों पर भारत ने दूरी बनाई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत हर वोट को अपने हिसाब से तौल रहा है। शायद ये देख रहा है कि कब सिद्धांतों पर टिके रहना है और कब रणनीतिक चुप्पी साधनी है। इस मुश्किल रोल में दुनिया भारत को कैसे देख रही है? क्या भारत कोई भूमिका निभा सकता है इस संघर्ष में? सोर्स 2 कहता है कि भारत एक ग्लोबल मिडिल पावर के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ, ये उम्मीद कई लोग करते हैं। भारत की एक सॉफ्ट पावर है
उसकी एक यूनिक पोजीशन है क्योंकि उसके इजराइल और अरब देशों दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। मुस्लिम दुनिया के साथ भारत के रिश्ते तो बहुत पुराने और गहरे हैं। बहुत ज़रूरी भी हैं। एनर्जी सप्लाई के लिए लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिए। हालांकि बीच में कुछ तनाव भी हुए, जैसे कश्मीर पर 2019 के फैसले के बाद। हाँ, सोर्स 2 इसका जिक्र करता है। कुछ मुस्लिम देशों, खासकर तुर्की और मलेशिया ने तबालुचना की थी। ओआईसी ने भी बयान दिए थे, लेकिन कुल मिलाकर भारत इन रिश्तों को मैनेज करने में कामयाब रहा है। भारत इन रिश्तों को नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। लेकिन इस रास्ते में चुनौतियां कम नहीं होंगी, है ना? बिल्कुल नहीं। सोर्स 2 कुछ चुनौतियों की तरफ इशारा करता है, जैसे इजराइल से जो हमारे गहरे डिफेंस संबंध हैं, 2022 में $1.2 अरब का इंपोर्ट, उन पर दबाव आ सकता है अगर इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध पड़ते हैं या उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड पर सवाल उठते हैं। और तेल? हाँ, मिडल ईस्ट से तेल पर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है। उस क्षेत्र में कोई भी बड़ी अस्थिरता हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमी को सीधा प्रभावित करती है। और IMX जैसे प्रोजेक्ट का रुक जाना भी एक झटका है। बिल्कुल, वो दिखाता है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का असर भारत के बड़े जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्बिशंस पर भी पड़ सकता है। और ये सिर्फ सरकार की पॉलिसी या जियोपॉलिटिक्स का मामला नहीं है। भारत के अंदर आम लोगों में इस मुद्दे पर क्या राय है, इसकी भी तो कुछ अहमियत होगी। हाँ बिल्कुल, पब्लिक ओपिनियन भी एक फैक्टर होता है, खासकर डेमोक्रेसी में, और इस मुद्दे पर भारत में भी अलग अलग आवाजें हैं। सोर्स 6 में जिक्र है इंडियंस फॉर फिलिस्तीन की मीटिंग का। जनवरी 2024 में इनकी एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने सरकार से अपील की कि इजराइल के साथ डिफेंस ट्रेड बंद किया जाए। और वो मजदूरों वाली बात। हाँ, कि इजराइल जो फिलिस्तीनी मजदूरों को हटाकर भारतीय मजदूरों को भर्ती करना चाहता है, उसे रोका जाए। उन्होंने ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एक फैसले और नैतिक जिम्मेदारियों का हवाला दिया था। और दूसरी तरफ भी कुछ ग्रुप्स हैं? हाँ, सोर्स 6 में ही हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स जैसे ग्रुप का भी जिक्र है, जिन्होंने फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों के हनन पर चिंता जताई और उनके साथ एकजुटता दिखाई। तो ये दिखाता है कि भारत का समाज भी इस मुद्दे पर एकमत नहीं है, बटा हुआ है। बिल्कुल, जैसे दुनिया बटी हुई है, वैसे ही शायद कुछ हद तक भारतीय समाज में भी अलग अलग विचार है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो क्या बड़ी तस्वीर उभरती है? भारत आज कहाँ खड़ा है इस कॉम्प्लेक्स रिश्ते में? देखिए, तस्वीर यही है कि भारत एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस साधने की कोशिश कर रहा है, एक रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ वो पुराने सिद्धांत है, हाँ, गांधी की विरासत, उपनिवेशवाद का विरोध, फिलिस्तीनी हक की बात। दूसरी तरफ आज की दुनिया के कठोर हकीकतें और भारत के अपने रणनीतिक हित हैं, जैसे इजराइल से डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, आतंकवाद से लड़ने की जरूरत, चीन का बढ़ता प्रभाव। बिल्कुल, और इसमें भारत की अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, बदलती हुई विचारधारा और दुनिया में भारत का अपना बढ़ता हुआ कद, ये सब भी रोल प्ले कर रहे हैं। वो डी-हाइफनेशन की पॉलिसी जो है, हाँ, वो पॉलिसी कागज पर तो ठीक लगती है कि आप दोनों से रिश्ते साध सकते हैं, लेकिन जब जमीन पर संकट आता है, जैसे 7 अक्टूबर के बाद आया, तब उस पॉलिसी का असली टेस्ट होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत का रुख अब सिर्फ फिलिस्तीन समर्थन वाला नहीं रहा, बल्कि ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया है? हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। रुख निश्चित रूप से ज्यादा व्यावहारिक, ज्यादा अपने राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित हुआ है, लेकिन जैसा हमने देखा, भारत ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन छोड़ा नहीं है। वो 2 राज्य समाधान की बात अब भी करता है। ये वाकई एक बहुत ही पेचीदा और कई परतों वाली कहानी है, जिसके सिरे लगातार बदलते रहते हैं। बिल्कुल। चलिए, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। भारत आज दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है, ग्लोबल साउथ की आवाज भी बनना चाहता है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ उसके रिश्ते ऐतिहासिक भी हैं और आज के दौर में काफी यूनिक भी हैं। तो ऐसे में सिर्फ डिप्लोमेटिक बयान देने या वोटिंग पैटर्न बदलने से आगे बढ़कर इस दशकों पुराने संघर्ष का एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ समाधान खोजने में, उसको एक्टिवली शेप देने में भारत की असली जिम्मेदारी क्या हो सकती है? ये बहुत बड़ा और अहम सवाल है। क्या भारत सिर्फ एक दर्शक बना रहेगा या एक सक्रिय भूमिका निभाएगा? इसका जवाब शायद आने वाले सालों में भारत की विदेश नीति की दिशा तय करेगा।